तो हिस्टोग्राम का हमको क्वेश्चंस करने थे। लेट्स कंटिन्यू विथ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है बेटा? जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, हमारे पास हमने बार ग्राफ में क्या था, कुछ भी अलग अलग तरह की चीज़ हो तो हम उसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर यदि हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, व्हाट डज दैट मीन कि यदि 0 to 5 और अगला 5 to 10, बीच में कोई गैप नहीं है, 10 to 15 इस तरह का क्लास इंटरवल हो, और हम यदि अब बार ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? मान लो 0 to 5 की फ्रिक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, चिपक के। ये सारे ग्राफ्स आपके आपस में चिपक गए हैं बिकॉज ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 जिस पर ये वाला फिनिश हुआ उसी से अगला क्लास इंटरवल स्टार्ट हो गया, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको बार ग्राफ नहीं कहते, देन दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। हाँ, इसका स्पेशल नाम हो जाता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए? क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो क्लास इंटरवल है इट शुड बी कंटिन्यूअस ओनली, देन हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको 8th में आपने हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा, हिस्टोग्राम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमको, जैसे हमने एग्जाम्पल में बुक में आगे क्वेश्चन में किया था कि बच्चों का वेट दिया हुआ था, हाँ, 30 स्टूडेंट्स का वेट हमको गिवन है, 36 स्टूडेंट्स का, और ये हमने इसको कंटिन्यूअस किया था क्लास इंटरवल को, आपको याद हो तो, है ना। 30 to 35 था हमने दोनों, और ये 36 to 40 था, तो दोनों का गैप कितने का था? 1 का। 35 और 36 में गैप 1 का था, 1 का हाफ किया, दैट इज़ 0.5। लोअर लिमिट में माइनस किया, अपर लिमिट में प्लस किया, तो ये हमारा क्लास इंटरवल इस तरह से आ गया था। अब ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये 35.5 पे ये इसकी अपर लिमिट है, अगली लोअर लिमिट 35.5 है, इसकी अपर लिमिट 40.5 है, इसकी लोअर लिमिट 40.5 है। यू कैन सी ये वाला नंबर इधर आ रहा है, दिस नंबर्स आर सेम, मतलब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यदि, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हिस्टोग्राम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे जो कंटिन्यूअस डिफरेंस के साथ चल रहा है, जिसमें क्लास साइज सेम है, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो वेरिएबल है दैट शुड बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ये आपको पता है। तो हम ये वाली वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे लेंगे, और आपको क्या पता है? ये 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं है, तो यू नीड टू टेक अ किंक ऑन एक्स एक्सिस टू शो द गैप ऑफ 0 to 30.5, क्योंकि आप 0 के बाद सीधे 30.5 ले लें, फिर अगला आपका 35.5, बाकी सब में 5 का गैप है, तो फिर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स ले लेंगे तो चलेगा। वाई एक्सिस पे आप देखें तो मैक्सिमम आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है? 15 तक। तो यदि आपके पास ग्राफ पेपर पे वर्टिकली 15 कॉलम्स हैं तो आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यदि आपके पास कम है तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले सकते हैं। तो आपका 8 कॉलम में 2 8 16 हो जाएगा, तो 15 तक कवर हो जाएगा, है ना। और हेडिंग्स डालनी है, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे वेट इन किलोग्राम, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात आप समझते हैं, है ना। ये ग्राफ में भी हमारी सेम थी। तो अभी इन्होंने लिखा है कि वी रिप्रेजेंट द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस on a suitable scale. We can choose the scale as 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 kg, क्योंकि क्लास साइज क्या है? 5। इसमें से इसको माइनस करोगे किसी भी क्लास इंटरवल को, तो यू विल गेट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस 5 है, तो 5 इज क्लास साइज, या हम उसको क्लास विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया 5 है, इसलिए हमने 5, और यूनिट क्या थी? केजी है, वेट है केजी में, तो 5 kg हमने ले लिया। और since the first class interval is starting from 30.5 and not 0, we show it on the graph by marking a kink or a break on the axis. डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए हम किंक बनाते हैं। यदि हमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सेम स्केल चल रहा है हर जगह 0 से स्टार्ट करके, तो आप सीधे बना दोगे। बट इफ़ देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी कि शुरू में आपने कुछ ज़्यादा वैल्यू जंप कर दी, उसके बाद आप यूनिफॉर्म वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, तो आपको किंक बनाना है। ठीक है, we represent the number of students, उनकी frequency on the vertical axis, that is y axis, on a suitable scale. Since the maximum frequency is 15, we need to choose the scale to accommodate this maximum frequency. तो accommodate करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमारे पास ग्राफ पेपर पे कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स कैसे देखते हैं? जो आप ऐसे, ये आपका ग्राफ पेपर इस तरह से होता है,
तो ये 1 बॉक्स 2, इस तरह से यदि आपके पास ये 15 बॉक्सेस हैं तो आप बना सकते हो 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। 7 8 ही हैं आपके पास, या आपके पास कम है 10 ही है, तो आप 1 1 लोगे तो आप 10 तक ही जा पाओगे, जबकि आपको मैक्सिमम वैल्यू 15 तक जाना है। देन यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तब आपका स्केल किसका चलेगा, 2 4 6 8। तो 2 और 4 के एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे थोड़ी सी थिक लाइन होती है, तो दैट विल बी द ऑड नंबर्स, दैट इज़ 3 4 के बाद 5 5 6 के बाद 7, है ना। तो देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब बातें हमने लीनियर इक्वेशंस के जब ग्राफ प्लॉट किए थे, तो ये कंसेप्ट हम ग्राफ पेपर को कैसे यूज़ करना है, स्केल कैसे चूज़ करना है, ये सब हमने वहाँ पर सीख लिया है ना। तो उस चीज़ को हमें यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ of width equal to the class size and length according to the frequency of the corresponding class interval. For example, rectangle जो फर्स्ट है 30.5 to 35.5, इसकी width हमने क्या ली है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या हो गई 4.5 सेंटीमीटर। यदि हमने 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया है तो 4.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 हो गया। अब ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो गया। ये आप इसका स्केल लेकर के आपने प्लॉट किया, इन्होंने 2 का लिया है तो 9 प्लॉट करना है, तो 9/2 इज़ 4.5, है ना। तो एक्स एक्सिस पे देखो 0 के बाद सीधे 30.5 आया है, तो ये किंग शो कर दिया, ठीक है। फिर 30.5, फिर 35.5, 40.5 इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर दिया हमने, और एक आगे का भी मार्क कर दिया। वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू यहाँ पर इन्होंने ले ली 2 के टेबल में, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, क्योंकि मैक्सिमम आपको कहाँ तक जाना है 15 तक, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली 16, ठीक है। तो अब आप इसको अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, जो भी ग्राफ में थी 9 थी, तो हम 9 प्लॉट करना है, पर स्केल किसका है 2 का, तो 9 का हाफ क्या हो गया 4.5। तो हम यहाँ पर नहीं 9 ही बनाएंगे हम एक्चुअली, तो 9 सेंटीमीटर हमने इस पर प्लॉट कर दिया, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फिर अगली हमारी वैल्यू होगी 6, फिर है 15, तो 14 और 16 के एग्जैक्टली मिड पे 15, एंड ये आपकी हो गई 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ये हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया, तो दिस इज़ नोन एज हिस्टोग्राम। और यहाँ वाई एक्सिस पे आप देखें, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एरो लगा दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन दैट वे, इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पर लिखा है वेट्स इन किलोग्राम, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दैट डायरेक्शन। ये सारा काम करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एकदम आसान कंसेप्ट है और मार्क्स लेना भी ईजी है, बट ये सारे काम करना है, नहीं तो हेडिंग नहीं डालोगे तो भी मार्क्स लूज करोगे। ऑब्जर्व दैट सिंस द गैप इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल के बीच की विड्थ क्या है आपकी सेम है ना। तो ये पूरा का पूरा शेप जो एक सॉलिड जैसा दिखता है हमको ना, पूरा का पूरा वी कैन सी दिस इज़ अ सॉलिड शेप, पूरा ऊपर से ये इस तरह से एक सॉलिड नज़र आ रहा है ना। जबकि बार ग्राफ में क्या होता है, बीच बीच में गैप्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लासेस। 1 मार्क में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, हिस्टोग्राम क्या है, कंटिन्यूअस क्लासेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Also, unlike a bar graph, the width of the bar plays a significant role in its construction. यहाँ पर जो width है वो भी important है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। एरिया किसका, ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं इसका एरिया, इसकी विड्थ हमने क्या लिए 1 यूनिट, तो 1 × 9 एरिया क्या हो गया 9। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी 9, इसकी 1 इंटू इसकी हाइट क्या है 6, तो 1 × 6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, तो हमने ब्रेथ सबकी सेम ले लिए 1 यूनिट, तो हमारा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लेंथ पे, है ना। तो यदि हमारा एरिया जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, फ्रिक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए। ये बात क्यों कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे हमको क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म दिए थे कि सब में क्लास 5 का गैप था। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यूनिफॉर्म क्लास का गैप हो, इट कैन बी लेस और मोर। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है। इसमें आपको स्कूल के टीचर ने कोई टेस्ट लिया और उसमें बच्चों के मार्क्स उन्होंने लिखे कि कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो अब आप देखो कि 90 बच्चे हैं और मार्क्स देखें 0 to 20, 20 to 30। यहाँ पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ ठनका,
क्या ढंग का? इसमें तो क्लास साइज 20 में से 0 माइनस करेंगे तो क्लास साइज को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हाँ, तो क्लास साइज 20 है पर 30 माइनस 20 तो 10 है तो कंटिन्यूस। 20 पे ख़त्म, 20 पे शुरू, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70 है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। पर क्लास साइज यहाँ 20 था, यहाँ 10 हो गया। क्लास साइज सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है, तो हम जो नीचे विड्थ लेते हैं वो सेम नहीं ले सकते। हाँ, उसका यदि हम सेम लेना चाहते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लास साइज कितना है? 10, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 60 10, 70 एंड अबव टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 100। तो 100 माइनस 70 क्या आ गया? 30। तो इस क्लास का साइज 30 है, बाकी इस क्लास का 20 है, बाकी की सारी क्लास जो हैं वो 10 10 10 10 क्लास साइज की हैं। तो यदि अब हम बिना सोचे समझे, बिना क्लास साइज पे ध्यान दिए, ऐसे तो पढ़ते वक्त ही चला जाता है। आप जब पढ़ोगे कि 0 to 20, 20 to 30 तो क्लिक कर जाना चाहिए कि वो 20 है, ये 10 है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये रॉन्ग नहीं है, इसको राइट करने का तरीका भी सीख जाओगे। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हमने उठा करके सीधे इसका हिस्टोग्राम इस तरह से बना दिया कि 70 to 100 को इस तरह से शो कर दिया, तो अब आप देखो कि हमने क्या बोला था कि ये रेक्टेंगल जो है उसका एरिया क्या देता है? फ्रिक्वेंसी, है ना। तो अब देखो फ्रिक्वेंसीज क्या आ रही है। इसमें आपका विड्थ क्या हो गई? 20। हाँ, इसकी विड्थ है 2 यूनिट्स। यदि हम इसको 1 यूनिट माने तो ये 2 7 ज़ा 14 हो गई। इसकी 1 10 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10, 1 19 ज़ा 19, 19 या 18 है, जो भी है 20 है, ओके। और ये वाला जो है आपका, इसकी हो गई 15, और ये जो है यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3, 3 विड्थ है और हाइट कितनी है? 8, 8 3 ज़ा 24। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको किसकी नज़र आ रही है? एरिया देख के 24, जबकि जो हमको वैल्यूज़ दी है उसमें 24 कहीं है ही नहीं, और 70 और टू अबव की तो फ्रिक्वेंसी ओनली 8 है, 24 नहीं है। हाँ, उनकी फ्रिक्वेंसी 2020 थी, मैंने 19 लिख दिया और 2020 है, ठीक है। तो क्या पता चला कि ये गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला कि हिस्टोग्राम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी है वो किससे मिलती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू से मिलती है। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है कि हम देखेंगे यहाँ मिनिमम क्लास साइज़ क्या है। तो मिनिमम क्लास साइज़ क्या था इस क्वेश्चन में? मिनिमम क्लास साइज़ आपको क्या दिख रहा है? इन सब में 10 10 10 है। तो ये 20 और 30 वाले की हम जो रेक्टेंगल की विड्थ है उसको तो सेम रखेंगे, पर हम उसकी फ्रिक्वेंसी को मॉडिफाई कर देंगे ताकि मल्टीप्लाई करके एरिया सेम आए। तो हम उसको कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी न्यू फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी नीड्स टू बी एडजस्टेड। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? 10 के प्रपोर्शन में। तो इसकी क्लास साइज को, मतलब न्यू, ये 10/20 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दें। जो मिनिमम क्लास साइज है उसको इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। हाँ, मिनिमम क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दैट क्लास। तो ये 10/20 आपका क्या हो गया? 2, और इसको इससे कैंसिल किया। अब इसकी हाइट हम कितनी लेंगे? 3.5। तो अब देखो, अब यदि आप इसको प्लॉट करोगे विथ हाइट ओनली 3.5, 7 तक नहीं, सिर्फ 3.5 तक, तो ये आपका इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 आ गई फ्रिक्वेंसी, 7 ही आना चाहिए थी। हाँ, बाकी सब में आपका क्लास साइज 10 10 10 है। तो इसमें यदि हम चेंज करने की कोशिश करेंगे फ्रिक्वेंसी, तो 10/10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी फ्रिक्वेंसी है तो सेम ही आ जाएगी ना। तो जहाँ पर सेम है, मिनिमम क्लास साइज़ है, उन सब की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जहाँ क्लास साइज़ कुछ चेंज हुआ है उसी की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो अब इसकी चेंज करनी है 30 वाले की। तो यहाँ क्या होगा? 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 0 0 कैंसिल, 8/3, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 2, तो 2.666। तो और अप्रॉक्सीमेटली 2.666 हमको प्लॉट करना है। तो अब हम एक्स एक्सिस पे तो यही लेंगे, पर वाई एक्सिस पे वैल्यू 2.666 यहाँ पर आएगी।
ये इतना बड़ा बनेगा। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, ये 3 है आपका, तो एक्चुअली में इसको 1/3 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ 3 है, 3 कैंसल, 8 आ जाएगी इसकी हाइट। 2.6 की इसको करोगे तो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, पर फ्रैक्शन में वैल्यू लोगे तो मैच हो जाएगी। तो आपकी फ्रिक्वेंसी सेम आ गई। तो ये पता चल गया आपको कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। यू नीड टू रीड दिस। ये देखो, मार्क्स, फ्रिक्वेंसी जो गिवन थी, विड्थ ऑफ द क्लास मतलब क्लास साइज, विड्थ ऑफ द क्लास इज क्लास साइज, और इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो सबका क्लास साइज, यदि क्लास साइज सेम नहीं है तो आपका एक काम बढ़ जाएगा कि आपको क्लास साइज निकाल करके एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और क्लास साइज निकाल करके लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, जो नई आएगी। तो 7 इसकी फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय इसका क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज क्या है 10, और ये आ गया 3.5, बाकी के सेम रहे। और लास्ट वाला आपका क्या हो गया, लास्ट वाले में चेंज होके वो 2.66 को उन्होंने लिख दिया 2.67। और अब इस हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे, हाँ इस हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये देखो, ये ग्राफ प्लॉट हुआ अब आपका, और अब आपकी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई अप्लाई करने पे लेंथ और ब्रेथ को, एरिया जो है आपका रेक्टेंगल का दैट विल रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ये कम हो गया, ये 3 है, और ये 8/3, 3 इंटू 8/3 विल गिव यू 8। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल नई चीज़ है, आपने आज तक नहीं पढ़ी, पर इस साल हम 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि इसके बाद बुक में फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हमें नहीं पढ़ना है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 14.3। बस यही लास्ट एक्सरसाइज है और इसके साथ आपका स्टैट्स खत्म हो जाएगा। इसमें आपको क्या दिया है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। एक सर्वे किया पूरे विश्व में ये देखने के लिए कि जो महिलाएं हैं, विमन हैं, उनकी डेथ का, बीमार होने का और डेथ होने का मेन कारण क्या है, किस एज ग्रुप में, 15 to 44, दैट इज़ टीनेजर टू मिडिल एजेड, है ना। उस एज में ज़्यादा लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद तो मरते ही हैं, है ना, इसलिए बड़ी एज क्यों नहीं लिया। और बच्चों की मरने के कारण अलग होते हैं, तो इसलिए चाइल्ड इन्फेंट वो भी नहीं लिया है, ठीक है। तो इन्होंने किसको लिया, मिडिल एजेड 15 to 44। मीन्स जनरली आप देखेंगे गांव वगैरह में 15-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है ना। तो इसलिए उन्होंने उस एक एज ग्रुप को टारगेट किया कि इस एज में जनरली जो होता है महिलाओं के साथ, उस हिसाब से। और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस फाउंड किए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी वाइल प्रोड्यूसिंग बेबीज़ 31.8% वुमन की डेथ हो रही है। फीमेल फेर्टिलिटी रेट मीन्स मरने की डेथ है, डेथ रेट, हाँ। फीमेल फर्टिलिटी रेट इज़ 31.8% ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस मतलब दिमागी प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, हाँ सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आदमी बीमार हो जाता है या मर जाता है, काइंड ऑफ उन कंडीशंस के कारण 25.4% वुमेन वर्ल्ड वाइड ऑफ एज 15 to 44 आर डाइंग। फिर इंजरीज, किसी कारण से चोट लग गई, 12.4। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन मतलब हार्ट अटैक वगैरह से, ओनली 4.3%। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस। व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी कंडीशंस बिकॉज गांव वगैरह में पहले, हाँ अभी भी कई जगहों पर होता होगा, गांव में क्या होता था, लोग खाना किस पे बनाते थे, चूल्हे पे, हाँ चूल्हे पे खाना बनाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो धुआं होगा, कोयला जलाएंगे धुआं होगा, आँख में जाएगा, नाक में जाएगा, तो आपकी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी। तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज इसलिए ऐड किया गया। पर अभी अपनी इंडिया में तो उज्ज्वला गैस स्कीम करके आपकी गवर्नमेंट ने करी है और गरीबों को फ्री में गैस सिलेंडर्स दे दिए, तो अब तो गांव में भी सबके पास गैस है।
है ना। तो अब लोगों के पास गैस है, तो ये कंडीशंस इंडिया में तो अब इम्प्रूव हो गई होंगी कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेंस को वो उतनी नहीं होंगी। दैट इज़ 4.1%, ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट इज़ अदर कॉजेज, इसके अलावा जो भी है बाकी कारणों से 22% वुमेन की डेथ हो रही है। अब आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, कि इसका ग्राफ बनाओ। आपको पता है सब अलग अलग कॉलम्स हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम सभी अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे हमें ये सब प्लॉट करना है, परसेंटेज। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा किस कारण से हेल्थ ख़राब है या डेथ हो रही है पूरे दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, 31.8%। इट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वुमेन की डेथ हो रही है या बीमार हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है आपको बोला है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन 2 अबव बीइंग द मेजर कॉज। हाँ, शुरू के जो 2 हैं यही मेजर कॉज क्यों हैं। यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें 31 और 25.4, 31.8 एंड 25.4, तो कितना हो गया 57.2%। मतलब मोर देन 50% women are dying only because of these 2 conditions, reproductive health conditions and न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। दैट्स व्हाई आई वाज डिस्कसिंग, क्योंकि लिखा है ना टीचर के साथ डिस्कस करो। तो बेसिकली बेटा क्या है, ये सब क्वेश्चंस इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप में थोड़ी सोशल अवेयरनेस हो। यू बिलोंग टू प्रिविलेज्ड क्लास, कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं। बाकी बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हाँ, स्पेशली विमेन, अभी तो बहुत काम हो रहा है। हाँ, पहले जैसे अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये फीमेल इन्फेस्टिसाइड होता है ना, गर्भ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को सेक्स चेक करके, मतलब सोनोग्राफी करवाते थे और देख लेते हैं कि बेटा है या बेटी है। इफ़ इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड उसको अबॉर्ट कर देते थे, है ना। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ, उस वजह से अब गवर्नमेंट ने सोनोग्राफी में सेक्स डिटर्मिनेशन पे रोक लगा दी है। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते होगे तो वहाँ लिखा होगा यहाँ बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है ना। जनरली हिंदी में लिखा होता है कि यहाँ बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। फिर भी आप अखबार में यदि आप पढ़ते होगे तो कई बार आप पढ़ते होगे कि कई लोग इसको इल्लीगली तरीके से कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द पर्सन्स। और अब आप सोचो कि पैदा करने वाला कौन है, शी इज़ ऑल्सो वुमन, गर्ल, है ना। और उसकी दादी नानी वो लोग भी तो हेल्प करते हैं। यदि मदर नहीं चाहे बच्चे को मारना, पर नानी दादी दे कैन हेल्प। यदि मदर नहीं चाह रही है और फैमिली में जेंट्स का प्रेशर है कि भाई हमें तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो दादी भी तो रोक सकती है ना। चलो नानी नहीं कह सकती, दादी तो रोक सकती है बच्चे की। पर दे डू वांट बॉय। ये थोड़ा सा हमारे सोसाइटी का है, पर अब हालांकि ये बहुत कम हो गया है, अभी बहुत कम हो गया। पढ़े लिखे लोगों में तो बहुत ही कम हो गया है, पर कुछ लोगों में है। इट डिपेंड्स ऑन द कास्ट ऑल्सो। तो जैसे आपको पता हो हरियाणा में मेन वुमन रेशो बहुत ही कम हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग कि उन लोगों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिलती। दे नीड टू परचेस दुल्हन। आप पेपर में पढ़ते हो कि लुटेरी दुल्हन की शादी 5 लाख रुपए लेकर शादी की और शादी के 4 दिन बाद 10 दिन बाद ज्वेलरी लेकर के भाग गई। हाँ, नकली थी वो, तो फर्जी दुल्हन थी, शादी उसने एक्चुअली की नहीं। उन लोगों का प्रोफेशन है कि शादी करते हैं, नकली भाई आता है, फादर आता है और 5 लाख 10 लाख रुपए शादी कराने के लेते हैं। क्यों लेना पड़ रहा है? पहले तो ये होता था ना कि लड़के लोग शादी में दहेज लेते थे, अब लड़की से पैसा देकर शादी क्यों करनी पड़ रही है? यू आर परचेसिंग अ ब्राइड। वाई? बिकॉज आपने मेल फीमेल रेशो को गड़बड़ कर दिया है, सोसाइटी का इक्विलिब्रियम गड़बड़। तो आपको शादी के लिए नॉर्मली लड़कियां नहीं मिल रही है, तो आपको कहीं से मंगवानी पड़ रही है कि भैया हमको दुल्हन ला दो ताकि हमारी फैमिली आगे ग्रो करे, है ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चले इसलिए। तो दूसरे कल्चर की, दूसरे जैसे साउथ इंडिया से ले लेते हैं, अब उनको तो साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, उनको पंजाबी तो आती नहीं, तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो अब
थोड़ा सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें अधिकतर क्वेश्चंस उन्होंने इसी हिसाब से डाले हैं कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से थोड़ा अवेयर हों और एक सोच बनाएं अपनी इस बारे में कि व्हाट यू कैन डू, हाउ कैन यू हेल्प द सिचुएशन, हाउ कैन यू योरसेल्फ बी बेटर देन दोज पर्सन्स हु आर डूइंग रॉन्ग, है ना। इनजस्टिस को हम कैसे कर सकते हैं। यदि बच्चे अवेयर होंगे तो डेफिनेटली वी कैन स्टॉप दिस थिंग्स, कि हमारे आसपास हम ऐसा गलत कुछ ना होने दें कि किसी का बेबी है, होने वाला है, तो वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू डू सोनोग्राफी। और यदि गर्ल चाइल्ड है तो अबार्ट करने से रोकें, है ना। ये सब हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। डाउरी का केस, अब डाउरी के केसेस बहुत कम हो गए हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम अखबार में हर दिन पढ़ते थे, ये लड़की को जलाया, उस दुल्हन को जलाया, स्टोव फट गया, काइंड ऑफ, मतलब डेली कम से कम 5-6 न्यूज़ बचपन में हम ऐसे ही पढ़ते थे। बट विद द अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी और गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट प्लान्स बनाए कि कोई भी दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उस वजह से धीरे धीरे ये कुप्रथा हमारे देश से कम हो गई है। ख़त्म तो नहीं हुई है बट बहुत ही कम हो गए। एटलीस्ट अब डाउरी के लिए मर्डर्स जलाने वाले काम नहीं होते। पहले रोज़ बहुएं जलती थी, है ना, जला देते थे उनको, फिर वो भी बेचारी झूठ बोल देती थी कि इनमें तो खाना बना रही थी, जल गई। या तो अपनी फैमिली की इज्जत के लिए, या उनके बच्चे हैं तो उनको बेटर लाइफ मिल जाए, मैं तो मरी रही हूँ, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिचुएशंस इम्प्रूव हुई है। तो जैसे जैसे बच्चे पढ़ेंगे, समझदार होंगे, अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, तो चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, है ना। वी विल हैव अ बेटर टुमारो। तो इसलिए ये सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं। तो अब हम काम की बात पे आ जाए, मैथ्स पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। अब हमको क्या करना है, हमारा मेन काम है इसका ग्राफ बनाना। ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, है ना, कि टीचर से डिस्कस करो, ये सब नहीं आएगा। तो हमको क्या दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो हम कुछ भी स्केल ले सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बार ग्राफ बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम 1 सेंटीमीटर का गैप, 2 सेंटीमीटर का गैप, एज वी सिलेक्ट यू कैन चूज। वाई एक्सिस यू नीड टू डिसाइड द स्केल। वैल्यूज़ क्या दिख रही हैं, मिनिमम वैल्यू 4.1, फिर 4.3, मैक्सिमम वैल्यू 31.8, 31.8 अप्रॉक्सीमेटली 32। तो 4 से लेके 32 तक आपको प्लॉट करना है, और बीच में डेसिमल्स में भी है। और यहाँ पे किंक देने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उधर भी वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं है, आपकी 32 तक ही है। तो हम स्केल क्या ले सकते हैं, हम 5 सेंटीमीटर का भी स्केल ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो 5 का यदि हम लेंगे तो 30 के बाद क्या आएगा, 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 5, आपको वाई एक्सिस पे कितने कॉलम्स चाहिए, यूनिट 7 कॉलम्स, राइट। एक तरीका। दूसरा तरीका, यदि हम 10-10 लें, देखो यदि हम 10-10 का भी ले सकते हैं। यदि हम 10-10 का लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, 3 कॉलम में ही आपका, मतलब 4th कॉलम, 4 कॉलम में काम खत्म हो जाएगा। तो हमें इस तरह का काम नहीं करना है कि बहुत छोटा छोटा हो जाए, तो फिर ग्राफ अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए स्केल, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। हम स्केल बहुत बड़ा ले लेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत छोटे 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 कॉलम बार बनेंगे, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। तो ये हमको थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो सपोज़ हम 4 का ही ले रहे हैं, 4 8 जा 32 तक चले जाएंगे। तो ये मेरे पास है ग्राफ पेपर, दिस इज़ द ग्राफ पेपर। अब हमको एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 6 है, दिखा है ना उधर 6। तो वी नीड 6 थिंग्स। तो अब हम यहाँ हमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, है ना। वी जस्ट नीड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमने ग्राफ पेपर पे एडजस्ट करके एक्स और वाई एक्सिस बना दी। अब हमारा जो स्केल है वो हमें क्या लेना है, यहाँ पर हम 6 चीज़ें हैं, और मेरे पास यहाँ कितने कॉलम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे छोटे गिन रहे हो तो काफ़ी सारे हैं, बड़े बड़े गिनो यदि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे तो यदि 6 प्लॉट करना और बीच में 1 1 का गैप छोड़ूंगी तो 9 में काम नहीं चलेगा, तो मुझे छोटे ही कॉलम काउंट करने पड़ेंगे। ठीक, तो हम क्या करें, हमने यहाँ पर
ले लिया। फर्स्ट आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो हमने ये फर्स्ट बार इतना ले लिया। बीच का गैप हम ये 1 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं। अगला हम ये ले लें, फिर एक का गैप छोड़ के इस तरह से ले लें, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, फिर एक का गैप छोड़ के दिस विल बी योर सिक्स्थ। ठीक है, तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन न्यूरो वाला, और अगला क्या था, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब वाई एक्सिस पे हम क्या बात कर रहे थे कि हम 4 सेंटीमीटर का ले लें। ऐसे तो मेरे पास बड़े सारे दिख रहे हैं, हाँ, तो काउंट कर लेते हैं एक बार हम, डिपेंड्स कि हैं कितने। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 है। यदि मैं 2 का लूँगी तो 14 2 तक 28, मुझे चाहिए 32 तक। हाँ, तो हम ले लें 4 का ले लें, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 8 12 16 20 24 28 32 तक आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट, और एरो बना देंगे अपसाइड। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, कॉजेस। ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्या है, 31.8, तो 28 से 32 के बीच में टोटल कितने कॉल लाइन्स होंगी, 10। हाँ, अब देखो ये चीज़ समझना है, 28 से 32 के बीच में 4 पॉइंट है, और लाइन्स कितनी है, ये 10 लाइन्स है। ये जो ऐसा कॉलम है इसमें ये इस तरह से काउंट करोगे तो ये 10 लाइन्स है, 1 2 3 4, ये फिफ्थ थोड़ी बड़ी है, फिर 6 7 8 9 10 लाइन्स है। तो हमको इसको 4 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो एक पॉइंट किसके इक्वल हो गया, 0.4 के। ये समझने की बात है, हाँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। ये जो एक पॉइंट है, एक जो बारीक सी लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 0.4। तो अब हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 31.8। तो अब आप देखो 28 है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट्स होगा, है ना, हाफ 32 का, 4 है, 4 का हाफ क्या हुआ, 2, तो ये 28 + 2 कितना हो गया, 30। अब 30 के बाद मुझे चाहिए 31.8, तो 0.4 0.8 और ये 1.2 है ना। तो ये आपका मतलब इसके बाद के जो 4 डिवीज़न हैं वो क्या होंगे, 0.4 0.8 0.12 0.16 और 0.20। तो 30.4 30.8 ये हो जाएगा 31.2, फिर 31.6, और मुझे चाहिए था फिर 31.6, फिर 32, 6 के बाद हाँ 2 हो गया, तो 31.6 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से थोड़ा सा ऊपर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पर आएगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला जो है, हाँ, उसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर। ये हमने लिया और स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दी। और अब ये इतना बड़ा रीज़न जो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, वो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कंडीशन। या हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसके अंदर लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या है, 25.4। तो 25.4 कहाँ आएगा, 24 और 28 के बीच में। तो 24 के बाद
हाँ 24.4, 24.8, फिर 4 ऐड करोगे तो वो होगा 25.2, और हमें क्या चाहिए 25.4, तो और उसके बाद आएगा 25.6। तो इन दोनों के बीच में मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 24 के बाद जो शुरू के 4 हैं उस थर्ड और फोर्थ के बीच वाला नंबर आपको चाहिए, तो दैट इज अराउंड दिस, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये करके हमने एकदम स्ट्रेट लाइंस स्केल से ड्रॉ करनी है, और इसमें हम लिख देंगे न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, पूरा यहाँ पर मेंशन कर दो। अगली वैल्यू है 12.4, तो 12 के जस्ट फर्स्ट, इसके जस्ट बाद एक होगा वो 12.4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम गए ये 12 स्केल से करना 12.4, ये आपका आ गया कार्डियोवास्कुलर था, नहीं इंजरीज था, दिस इज इंजरीज, यहाँ लिख देना। अगला है 4.3, तो 4 और 4 के बाद जो फर्स्ट होगा वो 4.4 होगा, तो फर्स्ट से थोड़ा सा नीचे ले लो, तो दिस विल बी 4.3, ये आपका ये कार्डियोवास्कुलर। फिर नेक्स्ट इज 4.1, तो उससे भी हल्का सा नीचे, इस पेंसिल डार्क और शार्प लेना। अगला है 22, तो 20 और 24 के एग्जैक्टली मिड पे इट विल बी 22, ये आपका 22। तो ये आपका ग्राफ बन गया। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द ग्राफ। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बना हुआ ग्राफ दिखा देती हूँ। देखो, इसमें इन्होंने इसको स्केल क्या ले रखा है 0 to 5, इन्होंने कलर किया है ताकि सुंदर दिखे, मैंने भी इसको इसीलिए लिया कि अच्छा दिख रहा है, रंग बिरंगा, समझ में जल्दी आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर कॉजेस। ठीक है, स्केल ले लिया है 0 to 35, 5 का गैप ले लिया। यहाँ लिखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, यहाँ पर लिखा है कॉजेस, ये सब हेडिंग आना है। कॉजेस में इंक्रीजिंग नहीं है तो यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, है ना, कॉज इंक्रीज नहीं हो रहे क्योंकि वो नंबर नहीं है, दे आर डिफरेंट कॉजेज, ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ये छोटे छोटे इन्होंने बार छोटे लिए, बीच का गैप ज़्यादा लिया है, तो ये 100% आपकी चॉइस है, बट ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम गैप ले लिया वहाँ ज़्यादा, कोई बार पतला कोई बार मोटा, सब यूनिफॉर्म विड्थ के, तो अच्छा दिखेगा ग्राफ। और बार ग्राफ बनाना आपको आता है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर इस हिसाब से प्लॉट कर दिया, तो यू कैन सी इनमें कम गैप है ना। अब जब बार ग्राफ बना दिया तो तुम्हें देखते ही पता चल रहा है ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। ग्राफ देखते ही पता चल जाता है, नंबर्स में आपको सोचना पड़ता है कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें तो देख के बच्चा भी बोल देगा ये लंबा है ना, ये सबसे कम है, लाइक दैट। तो इसीलिए हम बार ग्राफ बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। कि शेड्यूल कास्ट में जो है 1000 बॉयज़ पे 940 गर्ल्स आर देयर। शेड्यूल ट्राइब, हाँ ट्राइब मतलब आदिवासी लोग, 970, नॉन SC ST मतलब जनरल में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए एरिया हैं उसमें 950 गर्ल्स हैं, नॉन बैकवर्ड जो बैकवर्ड नहीं है वहाँ भी 920, हाँ, और रूरल एरियाज़ में इट इज़ 930, और अर्बन एरिया जो शहरी एरिया है वहाँ पर 910, सबसे कम। तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव बाय अ बार ग्राफ, इसका भी बार ग्राफ बनाना है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आपको क्या पता चल रहा है ग्राफ से? ग्राफ बनाने के बाद हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लें। 970 सबसे ज़्यादा गर्ल्स कहाँ है? 1000 पे 970 मतलब 30 गर्ल्स कम है पर 1000 पर्सनस पे, मेल पे। शेड्यूल ट्राइब जो हम बोलते हैं आदिवासी लोग, कम पढ़े लिखे, तो उन लोगों को प्रचार कम है उनमें, दे हैव लेस नॉलेज ऑफ दिस
मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो एडवांसमेंट हो गए हैं कि सोनोग्राफी करवा लो, देख लो बेटा है बेटी है तो अबॉर्ट कर दो, बेटा है तो कंटिन्यू कर लो, है ना, वो सब वो नहीं करते। एंड दे डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑल्सो बिटवीन बॉय एंड गर्ल। उनमें से कई उसमें तो लेडीज़ आर मेन हेड इन द फैमिली। तो यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है गर्ल्स एंड बॉयज़ में। और जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 920 एंड 910 अर्बन एरिया। अर्बन मतलब शहरी एरिया जहाँ लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई है, तो वहाँ पे काम ज़्यादा हुआ तो सिर्फ 910। 90 गर्ल्स कम है पर 1000 बॉयज़ पर। हाँ समझ रहे हो आप, 1000 पे 90 कम है तो 10,000 पे 900 कम हो गई। हाँ तो जैसे जैसे लेक्स करोड़ में जाओगे उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड। फिर आपका है 920 किस में है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा बैकवर्ड के बजाय हम पिछड़े नहीं हैं, हम एडवांस हो गए, वहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को भी एडवांस कर दिया। सोनोग्राफी कराओ, अबॉर्ट करो। नॉन SC ST में है, SC ST में भी 940 है और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जहाँ पर ज़्यादा प्रचार प्रसार सभ्यता का हुआ है वहाँ पर लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करने लग गए टू किल द गर्ल चाइल्ड। अब हमको इसका भी क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे हमें क्या चीज़ें लेनी है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 है। और वाई एक्सिस पे हमें जो वैल्यूज़ लेनी है वो हमें क्या दिख रही है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 910 एंड गोइंग मैक्सिमम टू 970 और सब में 10 10 10 का गैप है। तो हम 900 से स्टार्ट कर सकते हैं ना किंक दे करके। तो हम यहाँ पर ये ज़्यादा इजी है टू प्लॉट है, हम इसको यहाँ पर ग्राफ पेपर को सेट कर लेते हैं इसी जगह पर। ये हमारा ग्राफ पेपर सेट हो गया, ठीक। अब हमारा यहाँ पर हमको पता है 7 चीज़ें लेनी हैं, तो हम वही छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं कि ये आपका 1, फिर एक के गैप पे 2, फिर 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट हमको किंक देना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 900। तो हमने यहाँ पे ऐसे किंक दे के लिखा 900। फिर हर 1 यूनिट पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 10 70 तक ही जाना है। तो आई कैन टेक दिस एज 9 10 9 20 9 30 9 40 9 50 9 60 एंड 9 70। पर जितना है उतना ही नहीं लिखते हैं, आगे का भी लिखते हैं। तो 980 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम हेडिंग देंगे नंबर ऑफ, यही हेडिंग में लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। यहाँ पर ये चीज़ आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ और यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, सेक्शन, ठीक। अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट में हमारा कितना है 940, तो हम 940, तो 900 से स्टार्ट करके 940 इस तरह से बार बन गई आपकी। यहाँ पर हम लिख देंगे SC, ठीक। नेक्स्ट इज 970, तो 950 60 70, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ST शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट इज 920, तो 920 यहाँ पर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये आपका था 920 वॉज नॉन SC ST, तो यहाँ पर लिखते जाओ या नीचे लिखते जाओ, आपकी मर्ज़ी। फिर 950 है तो 950 यहाँ तक ऐसे बनेगा। अगला फिर 920 है तो दिस इज़ 920, इन दोनों में सेम है। फिर 930, तो अगेन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 10 तक, और लास्ट है 910, तो 910, ठीक है। यहाँ पर अर्बन और ये सब लिख देंगे आप। तो इस तरह से आपको ग्राफ्स को प्लॉट करना है। अब मैं आपको फिर से एक बना हुआ ग्राफ दिखा देती हूँ। ये रहा,
यहाँ पर आपने किंक दिया 0 2, फिर सीधे 900 लिखा, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर को 900 बोल रहे हैं। उसके बाद हर 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स, तो 9 इन्होंने 20 ले लिया, मैंने 10 का लिया। 10 इज़ बेटर देन 20। आपके पास ग्राफ पेपर पे 7 तक जगह होती है। इन्होंने 20 40 60 80 ले लिया और इधर लिख दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बस ये ध्यान रखना कि ये आपस में मिक्स नहीं हो, तो थोड़ा ऐसे स्लांटेड ऐसा भी लिख सकते हो कि यूँ लिखो, कल दिखाया था मैंने आपको, है ना। तो उस तरह से भी लिख सकते हो या इनके अंदर लिख सकते हो, ये भी अलाउड है। तो दिस इज़ हाउ योर ग्राफ विल लुक। अब आपको बोला है कि इसमें ग्राफ से बोला था, क्वेश्चन बोला है एक और, इन द रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन above by a bar graph in the classroom, discuss what conclusions can be arrived at from the graph। ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों में सेम है। नॉन SC ST और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेम, और नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 1000 10 per 1000 बॉयज इज मैक्सिमम इन ST एंड मिनिमम इन अर्बन सेक्शन। अर्बन सेक्शन में 910 है, मैक्सिमम किस में, इसमें, और इन दोनों में सेम है ना। ये हम इस पर बता सकते हैं, ये इसका कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी आप प्लॉट कीजिएगा। आपको पार्टीज़ का दे दिया, जैसे इलेक्शन होता है कि BJP है, कांग्रेस है, तृणमूल है, और BSP है, BSP है, और भी CPM है, आप है, बहुत सारी पार्टीज़ है। तो अलग अलग पार्टीज़ ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया, ये उनको जितनी सीट्स जीते वो ये है। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो अपने आप स्केल डिसाइड करो और प्लॉटिंग करो, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ आपको करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इनके सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।